हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि अगले साल होने वाले आईओक्यूएम की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस साल आपको मालूम होगा कि आईओक्यूएम दो फेज़ में हुआ था। 7 सितंबर को हुआ था एक तो, और दूसरा 28 सितंबर को, क्योंकि कुछ रीजन्स के अंदर जहाँ पे जो फ्लड की वजह से अफेक्टेड थे इस कारण से। तो आईओक्यूएम का रिज़ल्ट भी अब आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ जो है वो वेरी की है हर एक स्टेट के लिए, हर एक रीजन के लिए। लेकिन जैसे तेलंगाना की आई थिंक 43 कुछ कट ऑफ गई है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो 8 से लेकर 11 तक के बॉयज़ की कट ऑफ है। ऐसे महाराष्ट्र में 32 गई है, दिल्ली में आई थिंक 37 गई है। आप सबके पास ये डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल होगा। तो और आई विल अटैच दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो द थिंग इज़ कि हमें अब अगर पता लग रहा है कि 100 नंबर में से कितने मार्क्स अपने होने चाहिए, कि अगर हम एक देखिए तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अब असम की या कुछ स्टेट्स की 10-10 भी गई है कट ऑफ। लेकिन अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो आईओक्यूएम की, तो कितने मार्क्स मतलब अपने कम से कम आने चाहिए। अब तेलंगाना में तो 40+ भी चली गई कट ऑफ। और बात सिर्फ कट ऑफ की नहीं है, बात यह कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो आपको भी खुद को भी लगेगा कि हाँ आपने आपने बढ़िया तैयारी की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि एग्ज़ाम सिर्फ आईओक्यूएम नहीं है। आईओक्यूएम के बाद आपका अगला एग्ज़ाम आरएमओ जो है उसमें आपको बहुत समय नहीं मिलता है। इस बार तो 2 फेसेस में एग्ज़ाम हुआ, इसलिए आप कह सकते हो कि आरएमओ के अंदर अच्छा खासा टाइम मिल गया है। इनफैक्ट जिनका आईओक्यूएम 28 सितंबर को था, तो अब देखिए आरएमओ कब है आपका, 16 नवंबर को। कितने ही दिन रह गए हैं आप, मतलब आप हिसाब लगा लीजिए कि एक पूरा महीना अक्टूबर का, 16 दिन इसके, चार पाँच दो 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 तीन चार दिन का हिसाब लगा लीजिए, 50 डेज़ का ही गैप है, 50 डेज़ का। और जिनका 7 सितंबर को हो गया होगा तो वो कह सकते हैं कि उनके पास 71 डेज़, 70 डेज़ तकरीबन का गैप था। तो 70 डेज़ कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, 3 महीने भी नहीं हुए, राइट। तो आप, और वो भी अभी ये पोस्टपोन हुआ था, आई बिलीव इट वॉज, इसकी डेट 9 नवंबर थी। पर हाँ ठीक है, मान लो कि आप 63 या तकरीबन 60 डेज़ का गैप मान लो आप ऑन एन एवरेज, दोनों के एवरेज लोगे, 60 डेज़ का गैप है। तो आपकी तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ आईओक्यूएम क्वालिफाई कर पाओ। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप आरएमओ के अंदर भी अच्छा कर सको। आरएमओ के अंदर आप देखोगे तो 17 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन, 17 × 6 आपका कितना बन गया, 102। तो आरएमओ के अंदर अगर आपको अच्छा करना है तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि आप एक या दो क्वेश्चन तो पूरे अच्छे से करके आएँ। ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो या नहीं हो, पर आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करके आएँ। अगेन इसकी भी कट ऑफ वेरी कर सकती है, पता है। मतलब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप ना इतने मार्क्स लाने के हिसाब से प्रिपरेशन करो। वो सबसे ख़राब तरीका होता है तैयारी करने का। पहले कट ऑफ किसी समय पर पेपर बहुत टफ रहा हो तो 14 या 15 कट ऑफ भी गई होगी। अब कट ऑफ आप देख पा रहे हैं 30-32 पहुंच गई। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगले साल पेपर को वो उसी लेवल की टफनेस का बनाए। क्या पता और टफ बना दे पेपर को, क्या पता बहुत इजी बना दे पेपर को, कुछ कुछ कह नहीं सकते। तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको आईओक्यूएम में कितने मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए या फिर आरएमओ में कितने आने चाहिए। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आपको कंटेंट बताने वाला हूँ आने वाले एक साल के लिए, अगर आप उसको कवर करते हैं तो आप आईओक्यूएम के अंदर, मैं आरएमओ के लिए नहीं कुछ गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन जिस कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ आप उसको अगर अच्छे से कवर करते हो, गारंटी तो देखिए उस चीज़ की भी नहीं दे सकते, लेकिन आपकी वो एक होलसम तैयारी हो जाएगी। वो ना ही सिर्फ आईओक्यूएम आरएमओ की, पर बल्कि वो आपकी जेई की तैयारी का नींव भी रख देगी। जो मैं बताने वाला हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, राइट, आईएमई, थाने में है ये, महाराष्ट्र थाने के अंदर ये है, मुंबई में। तो ये इंस्टीट्यूट एक एग्ज़ाम करवाता है जिसका नाम है मैट, और उसकी सेकंड स्टेज होती है जेएमओ। आपको हैरानी होगी बच्चों जानकर कि ये जो एग्ज़ाम है 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। 5th और 6th में वो मैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैट तकरीबन बच्चों अगस्त में ये एग्ज़ाम होता है, अगस्त और सितंबर ऐसे।
और फिर JMO का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होता है, ठीक है। ये अगस्त में आपका, और JMO जो है वो आपका फरवरी में, राइट। तो 5th और 6th के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, उसका IOQM से कोई खास वास्ता नहीं है, वो एक नींव रखने के लिए है। खैर 5th 6th में तो स्टूडेंट NMTC का एग्ज़ाम भी दे सकता है, NMTC के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो वो भी NMTC आप लोगों को पता होगा, AMTI NMTC का एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। तो ये तो मतलब अगर कोई बहुत छोटा बच्चा या कोई ऐसे पेरेंट वीडियो देख रहे हो मेरी जिनका बच्चा 5th 6th क्लास में हो, तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं। हाँ, जो मैट और JMO का एग्ज़ाम है वो IIME थाने जो करवाते हैं महाराष्ट्र में ही है, तो आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ये एक समस्या है। लेकिन आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, आप एग्ज़ाम मत दिलवाइए तो कम से कम तैयारी तो करवा ही सकते हैं। इनकी बुकलेट आती है अपनी खुद की, तो वो आप कोरियर से मंगवा सकते हैं बुकलेट, उस बुकलेट के थ्रू आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, तो बच्चे की नींव बड़ी अच्छी बन जाएगी। लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो है 7th और 8th के लिए जो होता है। अगेन 7th और 8th में भी NMTC होता है, पर वो कोई ख़ास इतना बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, बट फिर भी मतलब देना चाहिए NMTC का एग्ज़ाम, तो वो एटलीस्ट प्राइवेट ओलंपियाड से तो बहुत अच्छा है, वो तो अपना वाकई में टैलेंट को किल कर रहे होते हैं। 7th और 8th में अगेन यही जो IIME है ये मैट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सेम अगस्त में, और JMO जो कि फरवरी में होता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जो इसका सिलेबस है, मैंने ना इसकी अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, इसका जो सिलेबस है वो IOQM का ही सिलेबस है। मतलब आपको पता है इसका जो सिलेबस रहता है 7th 8th के JMO का, मैट का नहीं JMO का, वो आपका वो सब चीज़ें जो IOQM का सिलेबस है। मतलब इसमें ज्योमेट्री भी होती है, राइट, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। ज्योमेट्री में सब पूरा अपना 9th 10th की जो NCERT वगैरह में दिया हुआ है वो तो बेसिक्स है। 9th 10th की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है जिसको हम ऑप्शनल मान के छोड़ ही देते हैं, वो बहुत रेलेवेंट होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना, सिमिलैरिटी के अंदर भी बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। मतलब दे आर मैनी थिंग्स, मतलब मैं एक वीडियो में तो क्या ही आपको बातें बताऊंगा, बहुत सारी थ्योरम्स है सर्कल्स की, ट्राइंगल्स की, जो बहुत रेलेवेंट हैं, वो सब उसमें कवर्ड है। एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल नाम का टॉपिक होता है, वो ज्योमेट्री में ही पूरा, ज्योमेट्री बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। PNC में आपको कॉम्बिनेट्रिक्स आ गया, बाइनोमियल थ्योरम आ गई बेटा, फिर आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग अगर क्लास 7th 8th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़े नाम नए या अनसुने होंगे, या शायद तैयारी वगैरह की हो या ना की हो, पर वीडियोस वगैरह देख के शायद इनका टॉपिक्स का आइडिया होगा। नंबर थ्योरी है ना, इनइक्वालिटीज़, तो मतलब सब चीज़ें होती हैं सब। तो कितना बढ़िया ये एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए IOQM की तैयारी को शुरू करने के लिए। क्योंकि जो क्लास 8th में होंगे उनको बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा कि मतलब IOQM तो बहुत बड़ा चैलेंज सा लग रहा होगा, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, IIME थाने का मैट के एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगस्त में दें उसको, और फरवरी में JMO का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। वैसे 8th के बच्चों के पास तो IOQM का भी ऑप्शन है देने का, लेकिन वो इसकी तैयारी तो करें कम से कम, पहले इसके एक बार कंटेंट को देख लें, इसकी बुकलेट मंगाएं, इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अच्छा, क्या इसके लिए कुछ प्री रिक्विसाइट है? तो प्री रिक्विसाइट वैसे नहीं है, लेकिन देखिए पता है, मतलब आप किसी से भी जाके पूछेंगे, कोई IOQM की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको पहला काम, पहला स्टेप, मतलब बेसिक प्री रिक्विसाइट तो यही है। अगर अब वो बात है कि वो बहुत छोटा बच्चा तो उसके लिए बात अलग है, लेकिन ये मैं क्लास 8th के बच्चे के लिए तो कह सकता हूँ, जो 8th में राइट 8th में अभी अगर नवंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, 8th एंड अबव है, उसको 9th और 10th की NCERT तो कंप्लीट कर देनी चाहिए। सरफेस एरिया मेंजुरेशन वाले टॉपिक छोड़ दे, स्टैटिस्टिक्स छोड़ दे, बाकी तो सब कुछ। ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन देखो NCERT भी नहीं, बल्कि मैं पूरा लिख देता हूँ NCERT एंड एग्जाम्पलर, वो भी ओल्ड NCERT, नई NCERT में से कुछ कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो ओल्ड NCERT। चैलेंजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। जो भी 8th में हैं स्टूडेंट्स, ये उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है इतना काम करना। जो 7th वाले हैं वो सीधे उनकी बुक से पढ़ लें, लेकिन 8th वाले स्टूडेंट्स तो क्योंकि वो IOQM का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं चाहें तो वो JMO की बुक से भी कवर कर सकते हैं, उसमें सब एप्ट कंटेंट है। लेकिन क्या होगा ना, आप प्रॉपर NCERT एग्जाम्पलर से करेंगे तो आप एक वो आपका स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होता जाएगा। अगर आप 8th में हैं अभी, तो आप ना IOQM
और आपने आईक्यूएम दिया है, नहीं हुआ, हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर नहीं हुआ, वैसे तो मैं बताऊँ आईक्यूएम के बेस्ट ईयर्स होते हैं 9th और 10th। 9th मेरी नज़र में, या फिर 11th, पर वो सिर्फ आईक्यूएम पे फोकस करे। 9th बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम आईक्यूएम के लिए। 9th और 10th दोनों ही वैसे खैर, 10th में बोर्ड्स को बेमतलब में हुआ बनाया हुआ है, वो भी बेस्ट टाइम है 9th और 10th। सो द थिंग इज़ कि आप अगर 8th के स्टूडेंट हैं, आप ना अपना अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अपने 8th की तैयारी भी करिए, स्कूल की प्रिपरेशन करते रहिए, साथ साथ में एनसीईआरटी करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 9th से स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि आप अगले साल जून जुलाई तक, बल्कि जून जुलाई इट विल बी लेट, अगर आपको अगले साल आईक्यूएम देना है अच्छे से, तो आप ये मान के चलो कि आप अगले साल बाय द एंड ऑफ मार्च आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी एग्जाम पर कंप्लीट होनी चाहिए। करना पड़ेगा इतना काम। और जेएमओ की बुकलेट से आप और बेसिक्स अपने कवर कर सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक सेटअप हो जाएगा। आपको पता है कि आईक्यूएम अब क्या है, आप इतना काम कर लेंगे तो मैट, जेएमओ, अपनी 9th 10th की एनसीईआरटी एग्जाम पर, और जेएमओ का मटेरियल। फिर इसके बाद क्या चीज़ करनी चाहिए, इसके बाद कैसे काम शुरू करना चाहिए। तो देखिए, मैं इसके बाद एक बात कहूँगा कि आईक्यूएम की पीवाईक्यूज़ वगैरह आप कर सकते हो। मैं ना पहले आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ क्या लेना चाहिए, जिससे आपका मल्टी फैसेटेड फ़ायदा हो। तो देखिए, अपने कुछ जो ये टॉपिक्स हैं 11th आप लोग उतना कवर कर चुके हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो कि 11th जो है, क्लास 11th, उसका भी काम करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा आपको। उसके अंदर आपका क्वाड्रेटिक, राइट, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, वही जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है जिन टॉपिक्स का, बाइनोमियल, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, मतलब आप कह सकते हो एक 11th का ये मतलब लगभग सारा पोर्शन हो गया, सिर्फ कोनिक सेक्शन को छोड़कर, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को छोड़कर, उसके अलावा लगभग सारा ही हो गया। इसको आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिर सीधे जेई एडवांस्ड के पीवाईक्यूज़, देखिए आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो गया। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छा बड़ा काम है, चैलेंजेस होंगे इसमें, टीचर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर मैं किसी 9th क्लास के बच्चों को, जब आप 9th में जाएंगे, ये तब की बात है, मतलब अगले साल मार्च या अप्रैल में आप शुरू कर दें इसको, और मैं आपको अगर बोलूँ, आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आपको ये काम जो है ये अपने आईक्यूएम के एग्ज़ाम से पहले कवर करना होगा। मतलब लेकिन ये फिर रिस्क नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी बात समझिएगा। ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक आपको पकड़ के चलना है मार्च अप्रैल से अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4-5 महीने में आपको ये काम कवर करना है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी किसी कोचिंग के मॉड्यूल को कंप्लीट करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करिए और जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज़ करिए। वो सारे हो भी नहीं पाएंगे, तो आप जितने रिसेंट ईयर के कर सकते हैं उतने करिए, अपनी प्रैक्टिस इन्हांस करने के लिए, अपने आप को चैलेंज प्रोवाइड करने के लिए। मेंस की पीवाईक्यू नहीं, सिर्फ एडवांस की पीवाईक्यू, जेईई एडवांस एग्जाम होता है उस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी जेईई की प्रिपरेशन भी हो रही है साइमल्टेनियसली। आपको लग रहा होगा सारे, लेकिन ये तो आईक्यूएम से बिल्कुल विपरीत जाने वाली बात है। विपरीत जाने वाली बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये काम करिए। अगर आप देखो, अगले साल आप 9th में होते हो, या अगले साल आप 10th में होते हो, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये चीज़ कर पाना कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। उसको देखिए, मैथ्स ही होती है सबसे ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ होती है, और आप ऑलरेडी मैथ्स अपनी ख़त्म कर चुके होगे 9th 10th की, तो आप ये काम कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा काम, ये कोई बहुत ख़तरनाक काम नहीं है। 9th 10th में पॉसिबल है इतना काम। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा करिए, आप जो समझ सकते हैं वो समझते हो चलिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत कम कंटेंट होता है, फिर जेईई एडवांस के सीधे पीवाईक्यू लगाइए, बहुत कम पीवाईक्यू होते हैं। मैं आपको मेंस की पीवाईक्यू किसी कोचिंग का मॉडल कुछ नहीं कह रहा हूँ करने को, लेकिन साथ में जो उसका पैरेलल ट्रैक है वो सुनिएगा। पैरेलल ट्रैक ये है कि आप साथ साथ में पीवाईक्यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आईक्यूएम के पीवाईक्यू। लेकिन उससे भी पहले इनफैक्ट आप क्या करिए, केवीपीवाई का एग्ज़ाम होता था बेटा पहले, केवीपीवाई, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसका ऐसे स्ट्रीम जो है वो क्लास 11th वाला होता था।
आप उसके पेपर करने शुरू कर दीजिए, KVPY ऐसे स्ट्रीम के पेपर करने शुरू कर दीजिए, ठीक है। 11th वाले, SA होता है 11th और SX होता है 12th, इसे करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपकी ना ज्योमेट्री, अलजेब्रा, PNC, नंबर थ्योरी, और इसमें मेंसुरेशन वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। पर आप चाहे मेंसुरेशन क्वेश्चन करो या ना करो, पर वह फिर भी प्रैक्टिस के लिए करने में कोई बुराई नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात है, आपका एक बेस सेटअप हो जाएगा। फिर इसके अलावा बेटा NMTC के ऑब्वियसली PYQs, NMTC के अंदर कौन से रेलेवेंट है आपके लिए, 9 से लेके 9 10th का एक पेपर होता है जिसको हम जूनियर बोलते हैं, 11 12th का एक और पेपर होता है जिसको हम इंटर बोलते हैं। तो ये दोनों करिए, जूनियर वाले भी इंटर वाले भी, राइट, दोनों ही अपने लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो देखिए 9 10th के एक पेपर होता है, 11 12th का अलग होता है NMTC का, ठीक है। ये ना NMTC के पेपर इतने आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसेंट ईयर्स के तो मिल ही जाएंगे वो। तो ये तो आप प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में करते रहिए। और ये हो जाने के बाद IOQM के PYQs, तो आइडली बाय व्हाट टाइम वी शुड स्टार्ट विद IOQM PYQs, मतलब हमें कब से IOQM की PYQs शुरू कर देने चाहिए। ये सब बातें क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए हो रही हैं। तो देखिए बेटा, जो ये KVPY के PYQs हैं, NMTC के PYQs हैं, है ना, ये आपको वाला कंटेंट जो है वो अप्रैल मई में ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि IOQM के PYQ थोड़े टफ जाएंगे, KVPY के मुकाबले दे विल बी टफ। आपको अप्रैल मई में काम ख़त्म कर देना होगा, तभी आप जून जुलाई और अगस्त 3 महीने का समय इसको दे पाओगे IOQM के PYQs को, ठीक है। IOQM के PYQs को आप ये समय दे पाओगे 3 महीने का। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, आप उन 3 महीने में लगकर IOQM के PYQs कवर कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, इतना बड़ा टास्क भी नहीं है। अगर आप ऑन एवरेज 30 क्वेश्चन भी उठा लो, जो कि पहले 30 क्वेश्चन नहीं भी होते थे, और 2012 से लेकर 2025 तक के PYQs उठा लो, तो 14 पेपर हो गए, कुछ और थोड़े बढ़ा लो तो 16 कुछ पेपर हो गए, 16 30 480 500 क्वेश्चंस लगा लो, 500 क्वेश्चंस हैं, है ना, या 480 क्वेश्चंस ही लगाएं। अगर हम 480 क्वेश्चंस हैं और अपने पास 3 मंथ का टाइम है, तो ऐसा भी कोई बहुत ख़तरनाक टास्क नहीं है। 160 क्वेश्चंस पर मंथ का मतलब हो गया कि अपने को रेगुलरली कम से कम 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चन तो कम से कम कर लेने हैं रेगुलरली, डेली। तो ये कोई इतनी असंभव वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान बात है। 2 मार्कर, पता है, आप ये भी समझिए कि IOQM की PYQs में आप 2 मार्कर 3 मार्कर पे ज़्यादा फोकस करिए, 5 मार्कर्स लास्ट के लिए छोड़िए। आप 2 मार्कर 3 मार्कर पे फोकस करिए, 5 मार्कर्स बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़िए। क्यों? देखिए पता है, आप ना इस साल का पेपर उठा लीजिए 2025 का, पिछले साल का उठा लीजिए, इन जनरल उठा लीजिए, 5 मार्कर्स में इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाए, बड़ी बात है। 2 मार्कर सारे और 3 मार्कर काफ़ी सारे बन सकते हैं। स्टूडेंट ना कई बार सोचते हैं कि 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं, गलत बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए आपको अपने मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप 2 मार्कर से स्टार्ट करो पेपर, आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। 5 मार्कर सीधे उठाओगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको डिसअपॉइंटेड फील होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 मार्कर छोड़ दो, पर फोकस ऑन 2 मार्कर एंड 3 मार्कर एंड देन ऑन 5 मार्कर। मे बी 2 मार्कर में कोई मुश्किल छोड़ दो उसको, 3 मार्कर में कोई मुश्किल छोड़ दो उसको बात के लिए, फिर 5 मार्कर पे जाओ, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं, इसमें एक समस्या है सिर्फ, कि अगर कोई क्लास 9th का स्टूडेंट है, जो कोई क्लास 8th का स्टूडेंट है अभी जो 8th में है और वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो उसकी तैयारी कितनी है उस बात पर निर्भर करेगा कि वो RMO की तैयारी साथ साथ में कर पाएगा कि नहीं। अगर उसकी तैयारी कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी इनमें से लाइक ही इज़ एट बेस 0, अभी उसका 8th ही चल रहा है, उसने बस IOQM का एग्ज़ाम जस्ट फॉर अनुभव दिया था, तो ऐसे स्टूडेंट
कि आरएमओ की प्रिपरेशन थोड़ी मुश्किल है, साथ साथ में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए वो अगर मैं ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ जे एडवांस पे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अगर उसका आईक्यूएम क्लियर हो भी गया, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 8th में हो, मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपका आईक्यूएम क्लियर हो भी गया अगले साल और आपको आरएमओ के लिए सिर्फ कुल 60 दिन का समय मिला, है ना, 2 महीने का समय मिला, और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि अब आरएमओ के लिए क्या करें, तो भी आप उस समय पे आरएमओ के लिए ना ये 2 चीज़ें कर सकते हो कि आप उस समय पर आरएमओ की इनइक्वालिटीज़ वाला पोर्शन, ठीक है, अलजेब्रा वाला पोर्शन, इनफैक्ट ज्योमेट्री वाला पोर्शन, कॉम्बिनेट्रिक्स वाला पोर्शन, मतलब नंबर थ्योरी छोड़कर बाकी सब कुछ। इनफैक्ट कॉम्बिनेट्रिक्स को भी मैं इतनी भाव नहीं दे रहा हूँ। आप एटलीस्ट इनइक्वालिटीज़ बहुत आराम से कवर कर सकते हो, अलजेब्रा बहुत आराम से कवर कर सकते हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको ये कवर करने में तकरीबन मतलब अगर आप लग कर देखो, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, तो अगर मैं ये मानूँ आपका आईक्यूएम क्लियर हो या ना हो, आप सीधे जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाए आईक्यूएम का, आप इसके पढ़ने लग जाना आरएमओ के लिए। इनइक्वालिटीज़, अलजेब्रा, ये तो बहुत आराम से कवर किया ही जा सकता है। थोड़ा पेन आएगा ज्योमेट्री कवर करने में, लेकिन 60 दिन में ये काम पूरा मुमकिन है। ज्योमेट्री थोड़ी अधकच्ची सी हो पाएगी। अब ऐसे में हो जाएगा कि आप आरएमओ के लिए बहुत सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे। यू माइट एंड अप नॉट क्लियरिंग द एग्ज़ाम। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो अभी क्लास 8th में भी बेस 0 पे, उस अब वो ये कर सकता है कि वो जो मैंने आपको एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन की बातें बोली, ये सब कुछ चीज़ें, एक ऑल्टरनेट प्लान ये है कि कोई मतलब मान लीजिए ये जो एडवांस वाला चीज़ें हैं, पूरा 11th का जो मैंने पूरा बैग आपके सामने बनाया हुआ है ना, इसको ऑल टुगेदर छोड़ दे। पॉसिबल है आरएमओ की प्रिपरेशन साथ साथ में, मतलब ये क्या, सारा कंटेंट पॉसिबल है, सारा कंटेंट पॉसिबल है कवर करना। आप 11th का ही कुछ मत उठाइए, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जे एडवांस पीवाईक्यूज कुछ मत करिए, है ना, इसमें बेसिक्स लॉग वो कुछ मत करिए। वो आपके केवीपीवाई के क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएंगे, आईओकेएम के क्वेश्चंस के थ्रू, एनएमटीसी के क्वेश्चंस के थ्रू, वो अपने आप कवर हो जाएगा आप पर। लेकिन वो मेरा बस ये था कि ये मैंने एक लालच ये था कि इसके बहाने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जे एडवांस के पीवाईक्यूज आप कवर हो जाएंगे। तो आई बिलीव क्लास 9th का बच्चा क्या कर सकता है, वो छोड़ दे इस वाली चीज़ को और वो आरएमओ की प्रिपरेशन कर ले साथ साथ में, तो उसका आरएमओ का पूरा कंटेंट कवर हो सकता है पूरा। और आरएमओ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पीवाईक्यूज के थ्रू, कोई ऐसा और रिसोर्स के थ्रू करना। देखिए यूट्यूब पे 36 रिसोर्सेज हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि आप ना पीवाईक्यू उठाइए, खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता उसमें सोल्यूशन दिए होते हैं, उसको सोल्यूशन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। देन यू मे टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स एंड एनी टीचर। पर यहाँ पे सेल्फ का फ़ायदा क्या है कि आप खुद को दिमाग, आप खुद सोचने को मजबूर हो रहे हो, ठीक है ना। आप पहले ही किसी टीचर के पास ले आओगे, वो आपको पढ़ाएंगे, एक तरीके से बताएंगे सब कुछ, तो आई थिंक खुद से ट्राई तो करो एक बार, ठीक है। अगर कोई ये पूरा एक क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए पूरी आईओकेएम आरएमओ की प्रिपरेशन की बात हो गई। अगर कोई स्टूडेंट है जो क्लास 10th में है, अभी 9th में है, और उसको ये सोचना है कि हम क्या करें, जो भी क्लास 9th में है ना, उसको क्या करना चाहिए, तो ना उस स्टूडेंट को अब डिपेंड अगेन वो सेम चीज़ करती है कि उसने कितना किया हुआ है। तो 9th तो आई बिलीव कवर कर ही ली होगी, 9th इस समय तक तो 9th पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके लिए सिर्फ 10th का टारगेट है। तो जो अभी क्लास 9th में है, मैं एक बात ये बोलूँगा कि भाई देखो, कोशिश करो कि आप 10th को मार्च तक कंप्लीट कर ही लो। आपको लग रहा होगा तो पिछले वाले बच्चों के लिए भी कहा था, हाँ, लेकिन 10th को मार्च तक कंप्लीट कर लो एंड साइमल्टेनियसली आप लोगों को जो है जो भी टॉपिक्स आपके 10th के होते जाएं, उसके साथ साथ में 11th शुरू कर दो। मतलब आप 9th में और 11th शुरू, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। जैसे आप 11th का सेट थ्योरी पढ़ लो, 10th की ट्रिको पढ़ो पूरी अच्छे से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, फिर 11th की ट्रिको पढ़ लो। 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ो। 11th में क्वाड्रेटिक वैसे ऐसा है नहीं, तो आपको सीधे उसके ना जे एडवांस के पीवाईक्यूज करने चाहिए, है ना।
या उसका कोई उसके लिए कोई मॉड्यूल वगैरह कोई रिसोर्स मटेरियल पढ़ लो। 10th के अंदर AP पढ़ो, 11th का सीधे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ डालो। ये सब कुछ करना चाहिए आपको। 10th की पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट करो तो आप अपना 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स ये पढ़ डालो। 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ो, है ना, और अपना 11th का बाइनोमियल थ्योरम और PNC पढ़ डालो। तो क्या ये 3 महीने में हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल है। मतलब 3 महीने, वैसे अगर हम देखें नवंबर से लेके हाँ मार्च तक पॉसिबल है यार, इतना नामुमकिन वाली बात नहीं है, कर लो। एटलीस्ट जे एडवांस की PYQs नहीं तो कम से कम NCERT एग्जाम्पलर से तो ये इतना काम कर लो। 11th के जितने भी टॉपिक्स का नाम लिया था ना आपके सामने, उन सबको आप अपना NCERT एंड एग्जाम्पलर से तो कम से कम मार्च तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, टिल मार्च। और उसके बाद आपको वो सेम प्लान फॉलो करना चाहिए। मतलब KVPY के PYQs, NMTC के PYQs, है ना, और आप साथ साथ में JEE एडवांस की PYQs भी करते रहिए। आइडिया वही है कि आप कोशिश करिए कि अपना इसमें अप्रैल मई में इतना काम कंप्लीट कर लो। और अब आप क्या करिए, आपकी प्रिपरेशन, बेसिक प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तो आप जो 3 महीने होंगे अपने, ये वाले अपने जून, जुलाई, अगस्त, तो आपको 2 काम करने होंगे साथ साथ में। आप IOQM की PYQs करते जाइए, और जिन टॉपिक में आपको थोड़ी और स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट लग रही है उनके RMO के मटेरियल को कवर करिए। जैसे कि आप ज्योमेट्री से स्टार्ट कर लीजिए RMO, फिर आप मान लीजिए ये अपना अलजेब्रा कवर करो, है ना, फिर कॉम्बिनेट्रिक्स कवर करो। तो आप देख रहे हो, अब मैं जानबूझ के आपको 2 टॉपिक छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ और नंबर थ्योरी, क्योंकि ना वो IOQM में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इनइक्वालिटीज़ और, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, अभी भी इस साल भी क्वेश्चन आया था इसमें, विल्सन थ्योरम से क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहा था। तो विल्सन थ्योरम से या शायद यूलर थ्योरम से वो 5 मार्कर का क्वेश्चन था जिसमें डिवीज़न की बात हो रही थी किसी बड़े पॉलिनोमियल की। तो द थिंग इज़ कि आप अगर RMO की इतनी तैयारी भी कर लेते हो तो भी वो एक सफिशिएंट तैयारी है। वो आप 2 महीने में इनइक्वालिटीज़ और नंबर थ्योरी तो बहुत आराम से कवर कर लोगे, नॉट अ बिग डील। तो जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में भी हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। उनकी तैयारी ऐसी हो सकती है जो उनको 11th के अंदर भी हेल्प कर देगी। अगले से अगले साल जब वो 11th में जाएंगे वो उनका RMO का भी कंटेंट प्रिपेयर करवा देगी। मतलब उनकी तैयारी इतनी अच्छी बन सकती है कि वो नेक्स्ट ईयर IOQM तो क्वालिफाई करेंगे, RMO भी क्वालिफाई कर जाएंगे। NMO देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। और सबसे बड़ी बात, उनकी JEE की तैयारी साथ साथ में होती जाएगी। और जो बच्चे भी क्लास 10th में हैं यार, उनको तो मेरा सजेशन यही है कि आप, ये तो आपकी 9th 10th तो पूरी हो ही चुकी होगी, नो डाउट अबाउट इट। आप देख लो उसमें कुछ कमी चल रही है, उसकी NCERT एग्जाम पर पूरी कंप्लीट करो। और यार आप लोग ना सीधे JEE की तैयारी शुरू कर दो, जो क्लास 10th में और जो IOQM को लेकर फोकस कर रहे हैं। JEE की तैयारी मतलब सिर्फ मैथ्स की बात करूँ तो अगर आप IOQM पे फोकस कर रहे हो अगले साल, देखो आपको ना अगले साल वैसे मैं, अगर आप IOQM देने का सोच रहे हो तो मेरा एक सजेशन होगा फिर आप तीनों ही एग्ज़ाम दो। मतलब साइंस उसका अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के ही दो, फिजिक्स केमिस्ट्री के ओलंपियाड्स भी दो। और आप तो फिर प्रॉपर ना अपनी NCERT एग्जाम्पलर करना शुरू कर दो 11th के सारे चैप्टर्स की। मतलब मैथ्स के जो रेलिवेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो रेलिवेंट हो, आई थिंक उसमें तो 12th का सिलेबस भी आता है। तो आपके लिए तो इट विल बी अ टफ डील। अगर आप तीनों पे फोकस कर रहे हो तो आपको तो मतलब अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कंटेंट, मतलब एटलीस्ट NCERT एग्जाम्पलर तो कंप्लीट करके पूरी बैठ जाओ बिफोर दी ऑल 3 एग्जाम्स। और फिर साथ साथ में PYQs करते रहो। भाई अगर IOQM देने का सोच रहे हो तो IOQM की PYQs करो, उन्हीं टॉपिक्स के JEE एडवांस की PYQs करो। फिजिक्स केमिस्ट्री का ओलंपियाड्स देने का सोच रहे हो उसके PYQs करो, उसमें तो आई थिंक एडवांस की PYQ से भी ऊपर है वो। मैथ्स ही थोड़ा अजीब सा रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे मैनेजेबल है। और अगर आप सिर्फ मैथ्स के IOQM का सोच रहे हो तो देखो मैं यही कहूँगा यार कि आप ना जो भी IOQM का मटेरियल है वो 10th में ही कवर कर लो। 11th में जाके ना वो सिर्फ JEE एडवांस के PYQs वगैरह ही कवर करना। मतलब कि इनफैक्ट अगर आप IOQM का सोच ही रहे हो तो आप मत स्टार्ट करो अभी 11th, वो तो आपकी 11th में हो ही जाएगी। आप अभी 9th 10th का अपना मटेरियल देख लो कवर हुआ है कि नहीं हुआ है ना। आप IOQM के क्वेश्चंस वगैरह कर लो पूरे के पूरे, KVPY NMTC या IOQM इसके PYQs करो बैठ कर आप।
और आप 11th के अंदर अपनी 11th की जेई की तैयारी शुरू कर दोगे तो वो आप उसको फिर रिवाइज करते रहना, साथ साथ में थोड़ा 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 आरएमओ का कंटेंट देखते रहना। पर आप प्राइमली फोकस करो अपनी जेई की, मतलब अभी फोकस कर लो IOQM पे, NMTC पे, KVPY पे, और 11th में जाकर अपना जो है प्रॉपर 11th जेई पे फोकस कर लेना। आई नो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो गई, पर पर्पस बस ये था कि आप कैसे IOQM की तैयारी में आगे बढ़ें ये बताने का। तो आई बिलीव आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे 2026 IOQM की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी आपको कोई डाउट रहे आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, है ना, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। सो ओके, ऑल दी बेस्ट, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल।